मेरा नाम शील है। इस पॉडकास्ट जैसे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को शुरू करने की वजह उन सभी कलाकारों से रूबरू करवाना है जिनके जीवन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों सीरियस हो गए? अच्छा है, ऐ बच्चा लोग बजाओ ताले। तो जब तक हमारे गेस्ट आ जाते हैं तब तक उनके लिए जो है कुछ स्नैक्स, गांव की भाषा में तिलौड़ी कह लो, चिप्स कह लो, वो उनके लिए यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स। हम लोग शहरों में तो अक्सर लेज, कुरकुरे ये सब तो खाते रहते हैं, लेकिन जब गांव में शूट होती है हमारी, तो उस लोकेशन को देखते हुए जो खुद हाथ से बनाया गया है चिप्स, उसकी बात ही कुछ और है। अभिनंदन, जरा आप इन्हें यहाँ पे दिखा दीजिए। तो गेस्ट के आने से पहले हम लोग यहाँ पे चिप्स फ्राई कर रहे हैं। अभिनंदन खाओगे क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिनंदन को पता है चिप्स नहीं पसंद है, तो कोल्ड ड्रिंक पीना है। पीना है कोल्ड ड्रिंक? नहीं। ओ भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक गेस्ट नहीं आते हैं तब तक चिप्स फ्राई कर लें, मजा आएगा। मिलते हैं। मैं बेसिकली और क्लियरली कलाकार हूँ। कलाकार हूँ। जब जीता जिंदगी तो मानो अभिनय कर रहा हूँ। कलाकार हूँ साहब, कलाकार हूँ। ये अपने आप में आर्ट है। हाँ, ये आर्ट है। चाय पी लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? लोहा, टीना, प्लास्टिक। समझ में आता है। चाय पी लीजिए। तुमने मुझे बुलाया है, बिठाया है, ये इज्जत दी है। तुम बहुत कच्चा छानती हो यार तुम। हमको तो पका पका मिल रहा है। तुम ढूंढ रहे हो ना? आप ढूंढिए आप भी। तुम एक काम करो, एक बार ये क्या कहते हैं, खाना सागर भी बड़ा अच्छा बनाते हैं खाना, उनसे एक बार तरफ सीखो बढ़िया सा। प्रशांत वाला भी देखे थे हम, मखाना वाला। शील स्टिक की वीडियो ने आपको आपके वेब सीरीज के एक्ट करने में हेल्प किया। शील स्टिक के वीडियो ने। क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे? क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे? मैं एक तमाशा हूं जो एक रोज खत्म हो जाएगा। शील, एक सेकंड भैया। आजा। इधर से खुलता है, एक सेकंड आइए। ये ओ, आने में परेशानी नहीं? नहीं। क्या हाल है अभिनंदन? चल। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया यार, मजेदार। आप यहाँ पर कभी तो घर नहीं देखे होंगे? नहीं, घर नहीं आया था कभी। कभी नहीं? चलिए कोई बात नहीं। खूबसूरत घर है यार। खूबसूरत, हाँ वो तो है। मेहनत, प्यारा बनाया है। पापा बहुत मेहनत से बनाए। बहुत प्यारा है। तो कहाँ सेटअप वेटअप कहाँ? बिल्कुल यहाँ पे है सेटअप, आइए। अरे वाह, खाट वाट एकदम पूरा। आइए। अरे वाह। नहीं, खाट वाट का एक फील ही एकदम अलग होता है। मतलब वो फील होता रहता है कि गांव में है, सुकून है। सुकून का एक अपना मजा है। ये अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत प्यारा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत कर सकते हो तुम। आइडियाज़ यहाँ पे अपना प्लान यहीं पे किया करो। यहीं पे करते हैं? हाँ, हम खुद, मेरा जो कुत्ता वाला नाटक हुआ था, कुत्ता शो किए थे, तो उससे पहले तो हम गांव ही चले गए थे। गांव में, अपने गांव में जाते हैं, सुकून शांति से बैठते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। कॉफ़ी और चाय? चाय में पीता ही नहीं हूँ, और कॉफ़ी कुछ खास पसंद नहीं। कोल्ड ड्रिंक? हमको पता था। नहीं, इसके लिए मैं अक्सर सुनता हूँ बहुत लोगों से कि सबको ये है कि थिएटर वाला है चाय पीता ही होगा। चाय मतलब पसंद ही नहीं है, चाय पीता ही नहीं हूँ मैं। थैंक यू। अरे वाह, वो भी कोक। तुम क्या लेना? कॉफ़ी। गुड। चिप्स विप्स सब आपके लिए छाना गया था खास करके। पूरा फील आ रहा है, बहुत सही। कभी कभी हमको लगता है ऐसा कि शहर से ज़्यादा ना, मतलब कभी कभी आप शहर में जब रहते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि
फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, नॉइज़ प्रॉब्लम वहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन, काम का बोझ, और छुट्टी लेके कभी कभी गांव जाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा हम मानते हैं, लोगों का नहीं। नहीं, हम भी ये बात मानते हैं। गांव जाके क्या है ना कि आप सुकून और शांति से आप जी सकते हैं। शहर क्या होता है ना कि आपको एक ऑरा दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर का नाम अमन है। अमन? हाँ, अच्छा, उज्जवल राज अमन, वो अमन मेरे घर का नाम है, वो उज्जवल राज के साथ जो अमन है। तो क्या होता है ना कि शहर के लिए लोगों के लिए उज्जवल उज्जवल उज्जवल। हाँ। तो बहुत अच्छा कुछ कर जाऊँ मैं तो अरे उज्जवल उज्जवल उज्जवल, आप कुछ ख़राब करे तो अरे यार उज्जवल उज्जवल। लेकिन उन सब से निकल कर जब मैं गांव जाता हूं तो मेरे जो गांव के दोस्त हैं, जैसे अविनाश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, गौरव है, तो ये सब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए मैं आज भी अमन ही हूँ। और शायद मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं कुछ अगर बन भी गया, जिसे मुकाम कहते हैं, तो अगर मैं मुकाम पे कुछ हासिल भी कर गया तो उनके लिए मैं अमन ही रहूँगा। वो उसी स्टाइल में मुझे अरे अमन चलना, तो उनके लिए उज्जवल से मतलब नहीं, अमन से मतलब है। तो वहाँ मुझे एकदम अपना बचपन, अपना बेस फील होता है, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं बनना है, करना है, दिखना है, वो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, क्या दोस्त कैसे हो, चल रहे घूमने चले छिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये अमन, वो अमन का महसूस। गांव के दोस्त आज भी मिलते हैं क्या, मतलब? मैं, मेरे लिए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब व्यवहार अभी भी वही? बिल्कुल मेरे लिए अविनाश, गौरव, ये लोग, गुलशन भी है, आशीष भी है, तो ये लोग, लेकिन खासकर अविनाश और गौरव, ये लोग इतने करीबी दोस्त हैं मेरे, मतलब कि मेरे हर सुख दुख के साथ ही, मैं कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी कोने में रहूँ, मुझे जब दुख तकलीफ होती है, प्रॉब्लम, तो पहला कॉल, और मेरे लिए एनी टाइम खड़े रह सकते हैं ये लोग, और मैं इनके लिए हमेशा। तो ये बॉन्डिंग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सिर्फ गाँव की दोस्ती में, क्योंकि पुरानी दोस्ती है, बचपन की दोस्ती, साथ में क्रिकेट खेलने वाली दोस्ती, वो टायर चलाने वाली दोस्ती, तो उसका एक अपना मज़ा होता है। आपको किस चीज़ का स्पेशलिस्ट कहूँ? थिएटर, डायरेक्शन, एक्टिंग, एंकरिंग, कविता पाठ, शायरी? मैं बेसिकली और क्लियरली कलाकार हूँ साहब, कलाकार हूँ। जो के पाठ कलाकार हूँ साहब। जब जीता जिंदगी तो मानो अभिनय कर रहा हूँ। कलाकार हूँ साहब, कलाकार हूँ। नहीं ठीक है, बट बेसिकली कहा जाए तो हाँ, मैं एक्टर, डायरेक्टर थिएटर का मैं बेसिकली रंगकर्मी हूँ। बाकी कविताएं, एंकरिंग, फोटोग्राफी, वॉइस, ये सब मेरे शौक है, मैं शौक से करता हूँ, मेरी दिल की तमन्ना होती है तो मैं करता हूँ। पर बेसिकली मैं एक्टर डायरेक्टर हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, बस बात खत्म। फिल्मों का डायरेक्टर कहना गलत है क्या आपको? अभी तक वैसा कुछ किया नहीं है। हाँ, कुछ बनाई है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई हैं। सवाल मेरे मन में अक्सर आता है कभी कभी, ऐसा हम सोचते हैं कि रियल लाइफ में जो सीनियर एक्टर होते हैं, जब ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हों या शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहे हों, तो सीनियर एक्टर को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, या फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? उदाहरण हम देते हैं इस चीज़ को लेके, जैसे कि आप अगर कोई मतलब ड्रामा कर रहे हैं, ठीक, और उसमें एक सीनियर एक्टर आते हैं, जस्ट लाइक अगर नाम ले लूँ तो सत्येंद्र सर हो गए, मुरारी भैया हो गए, ये लोग हो गए। आप उनसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, हम सब छोटे हैं उनसे, वो अनुभवी हैं। आप कैसे उनको हैंडल करते हैं कि, या कन्विंस करते हैं कि ये चीज़ उनके लिए ठीक है, या मतलब उस ड्रामा के लिए ठीक है? क्योंकि आप उनको मतलब समझा भी नहीं सकते, उनको आप एडवाइस भी नहीं दे सकते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, तो वो हैंडल कैसे होता है आपका? हाँ। क्योंकि अक्सर ये हम मानते हैं, और अब देखें कि आप जो ड्रामा लिख के ले जाते हैं वो ड्रामा ही मुझे दिखता है। तो इसका बहुत बेसिक सा है कि जो सीनियर्स जो भी हैं, जिनके साथ मैंने बहुत सीनियर्स के साथ काम किया, मेरे प्लेज में सत्येंद्र भैया ने भी एक्ट किया है, और सीनियर्स को डायरेक्ट किया है मैंने बहुत आराम से। मेरे शॉर्ट फिल्म में भी सत्येंद्र भैया ने काम किया है। मतलब जनरली मैं सीनियर्स को लेके काम करता रहा हूँ। मेरे लिए बहुत टफ नहीं होता है, वजह कि वो सीनियर्स वो बहुत खासकर सत्येंद्र भैया, मुरारी भैया, ये जो सीनियर्स है, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना वो अभी भी परफॉर्म करने वक्त एक बचपन वाली भूख है कि वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। मुझे बस दो चीज़ देखना होता है, और मैं वो हमेशा मानता हूँ किसी भी एक्टर के लिए, जब मैं डायरेक्टर होता हूँ, एक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थिएटर हो या फिल्म हो। मैं रिहर्सल्स भी करता हूँ या शो के बाद भी मैं उनको थैंक यू कहता हूँ अपने एक्टर्स को। तुमने भी मेरे साथ प्ले में काम किया, लेकिन मैं थैंक यू कहता हूँ, और मैं बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ कि तो मैं कन्वीनियंस देखना चाहता हूँ कि वो कितना कन्वीनियंस है। तो मुझे बस दो चीज़ देखना होता है कि उनके टाइम स्लॉट के हिसाब से मैनेज कर दूँ मैं चीज़ों को, और मेरे आइडियाज़ को क्लियरली मैं उन तक पहुँचा दूँ,
क्या होता है ना कि जब लोगों को चीज़ें पसंद आती है तो फिर वो अपने आप करते हैं और फिर वो अपने आप मेरे ढंग में ढंग जाते हैं और वो हो जाता है। वो बहुत डेडिकेटेड है वो लोग, ये उनका बड़प्पन है। मुझे मैनेज या हैंडल नहीं करना पड़ता है, मैं बस उनके कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा चीज़ें अगर तोल मटोल हो जाए तो वो बड़े आराम से गुजरते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि मतलब चलिए उनका कहना सही है तो थोड़ा झुक जाते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं वो ड्रामा खराब ना हो उस बिल्कुल मैं जानता हूँ कहीं कहीं वो मेरी बात को, और ये जिनका आपने नाम लिया वो लोग तो कंप्लीट डायरेक्टर सेक्टर वाले, वो बिलीव करते हैं उन चीज़ों को। अगर हम मुरारी भैया सत्येंद्र सर की बात ना करें, किन्हीं और को ले यहाँ पे? कोई भी सीनियर वो अगर आपसे जुड़ रहा है तो उस प्रोजेक्ट के लिए जुड़ रहा है, वो प्रोजेक्ट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आदमी कैसे खराब करेगा। अब तुम्हारे लिए चिप्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तुम खराब करते हो इसको? बिल्कुल नहीं करते, तुम तो बनाते तो अच्छे से उसको, तो बस वो चाहे तुम मेरे लिए बनाओ या अपने छोटे भाई बहन के लिए बनाओगे तो प्यार से। मतलब नहीं समझता है, होता ना, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कोल्ड ड्रिंक है और कि बिल्कुल है, डब्बा में भरा हुआ है आपके लिए, पूरा मेरा ही है ना? बिल्कुल आपका खत्म कर दूंगा मैं, अभिनंदन के लिए छोड़ देंगे थोड़ा। लेगा जी? नहीं आपको नहीं उम्मीद? वही तो बोल रहा है। वो नहीं लेगा। एक सवाल है कि लोग कहते हैं ना कि अक्सर मैंने एक्टर को कहते सुना है कि ऑन सेट पे एक्टर जब सिगरेट पीते हैं ड्रामा से पहले, मैं जेन्युइन बात नहीं, जेन्युइन उनका पर्सनल लाइफ है, बिहाइंड द प्रोजेक्ट पर्सनल लाइफ है, सेट की बात कर रहा हूँ, जब सेट पे सिगरेट पीते उनको देखता हूँ तो वो कहते हैं कि इससे एक्ट करने में मुझे आसानी होती है। ये उनका बहाना है या सिगरेट पीने से वाकई में एक एक्टर को वो चीज़ें मिल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता दूँ। लेकिन एक बात बोल दे, ये बात बोलने से कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। हाँ। जो एक्टर सिगरेट पी के एक्ट करते हैं और जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे हेल्प मिलता है इन सब चीज़ों से, तो उनके अगेंस्ट में भी आप ये कह सकते नहीं, मैं अगेंस्ट ये फैक्ट वाली बात ही नहीं, मैं बड़ा ही सपाट आदमी हूँ। तो उनको बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, कुछ कहेंगे वो? जिन्हें बुरा लगेगा वो मेरे अपने हैं, और मुझसे किसे बुरा लगेगा, मैं तो आपका अपना हूँ। खैर मुद्दा वहाँ नहीं, मुद्दा ये है ना कि शील की इशू ये नहीं है, सिंपल चीज़ है कि लाइफ में ना कोई सिगरेट या कोई जो ये सिगरेट या कोई किसी तरह का नशा जो है वो आपको इंटॉक्सिकेशन के लिए, फिर क्या होता है ना, उसकी तलब होती है, और जब तलब जो चीज़ आपको मिल जाता है फिर वो, तो फिर धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होता है। एक चीज़, अब तुम्हें चाय की आदत है फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें चाय की बहुत अच्छी आदत है तो तुम शूट से पहले या प्ले से पहले चाहोगे कि माइंड थोड़ा रिलैक्स करे, तो तुम चाय पी के रिलैक्स करना चाहोगे। पीता भी हूँ, पीते हैं, तो जिनको आदत है वो सिगरेट पीते हैं क्योंकि उनसे उनका माइंड लगता है कि हम सिगरेट पी लिया, अब माइंड रिलैक्स है, अब वो तलब नहीं है। क्या होता है कि अगर तलब बार मुझे फॉर एग्जांपल प्ले करना है और मुझे चाय पीनी बहुत पसंद है, तो और मुझे प्ले से 1 घंटे पहले चाय नहीं मिला है, तो हो सकता है कि प्ले के बीच में भी या उस वक्त मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चाय का, क्योंकि वो तो हार्मोनल है ना, और जो हार्मोनल है वो आपको पिक कर रहा होगा, वो अंदर का है, वो आपको ट्रिगर कर रहा होगा बार बार। तो मैंने चाय पी लिया शो से पहले, अब मेरे दिमाग में चाय है ही नहीं, अब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा जो प्ले है, परफॉर्मेंस है, काम है, तो उस पर ध्यान देंगे, तो वो कुछ गलत नहीं करते हैं, और जो नहीं पीते हैं वो भी कुछ गलत नहीं करते हैं। सबका अपना अपना शौक है, अपना अपना उनका ट्रिक पॉइंट है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों को इससे वाकई में मदद मिलता है, सुकून मिलता होगा, बिल्कुल मिलता है। तलब खत्म होता है तो किसी को, अब बहुत जोर की भूख लगी है, उस वक्त तुमको खाना मिले तो तुमको अच्छा लगेगा ही, और खाना मिल जाएगा तो फिर तुम मन लगा के काम कर सकते हो। ये बात तो है। लीजिए ना, और बनाए हो तो खाएंगे। हम तो कहते हैं हम हाथ ही में रख लेते, लाइए हम तो रख लेते हैं अपना हाथ में, मेरा स्टॉक पूरा हो जाएगा ऐसे। एक सवाल है, पूछो ना, बहुत सवाल है। सवाल नहीं कहेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल एक मन की बातें थी, बातचीत है। हाँ बातचीत है। ऐसे ही थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग की अगर हम बात करें तो दोनों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये जो बात कोई गंभीर है, जो ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, कसम से कहता कोई देखेगा उखेगा नहीं, वो 10 मिनट देखेगा कहेगा ये क्या गंभीर तंभीर इस तरह तरह का बात कर रहा है, बोर हो जाएगा दुनिया। थिएटर एक्टिंग हम भरत मुनि थोड़ी है ना, स्टानिस्लैवस्की की है जो हम इसमें ज्ञान पे लेके बैठ के, ज्ञान पेलने का कोई इच्छा नहीं है मेरा, पर कोशिश किया जा सकता है। अपना पर्सनल राय यही है, सिंपल मेरा, कि थिएटर एक्टिंग हो चाहे फिल्म एक्टिंग हो, ऐसा कुछ टर्म में नहीं होता है कि थिएटर एक्टिंग अलग है, फिल्म एक्टिंग अलग है। एक्टिंग इज एक्टिंग। आप अभिनय मतलब सिर्फ अभिनय होता है, आप थिएटर में भी अभिनय करते हैं, फिल्मों में भी अभिनय करते हैं। हाँ, थिएटर में अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे फार्स सैली है, या आप मेलोड्रामा कर रहे हैं या फोक कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा स्टाइल है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक थिएटर भी प्ले कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर है, मुझे वो कैरेक्टर मिलेगा फिल्म में भी, थिएटर में भी। मेरे अभिनय
अभिनय की तैयारी, क्राफ्ट, प्रिपरेशन एकदम सेम होगा। अभिनय अभिनय होता है, फ़र्क सिर्फ इंटेंसिटी की होती है कि थिएटर में चूंकि क्राउड होते हैं, अब तो खैर बहुत माइक वाइक आ गया, तरह तरह की चीज़ें, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी को पिच करते हैं। पिच नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। टीवी में 30, 32, 35, 36 करोड़ इमोशन कहाँ चेंज होता है? इमोशन तो शाहरुख खान वही दे रहा होता है, बस उसकी आवाज़ की वॉल्यूम बढ़ रही होती है। इसको एग्जाम्पल वे में हम कैसे ले सकते एग्जाम्पल में कि जैसे ये चिप्स बहुत ख़राब है, ले लो, ये चिप्स बहुत ख़राब है, और इसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओ सिर्फ। ये चिप्स बहुत ख़राब है। नहीं, मेरा वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं डायलॉग करूँ तो वॉल्यूम बढ़ाओ। जैसे पहला इमोशन है कि ये चिप्स बहुत ख़राब है, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये चिप्स बहुत ख़राब है, ये चिप्स बहुत ख़राब है, ये चिप्स बहुत ख़राब है, ये चिप्स बहुत ख़राब है। मैंने क्या वही बात रहा हूँ, बस मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि कैमरा पे ऐसे करेंगे, ये चिप्स बहुत ख़राब है, और थिएटर में ये चिप्स बहुत ख़राब है। मैं ये करने की जरूरत ही नहीं। इमोशन के वॉल्यूम का इंटेंसिटी बढ़ाइए। इंटेंसिटी सिर्फ वॉल्यूम का बढ़ता है और आपके लैंग्वेज का, बाकी अभिनय, क्राफ्ट, प्रोसेस सब वही है, सब वही है। ऐसा फील तो नहीं होगा ना कि हल्ला कर रहा सामने वाला एक्टर? हाँ, तो वही तो लोग जो करते हैं वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि इसी से सवाल उठा है। आपने कहा कि ये चिप्स बहुत ख़राब है, लेकिन थिएटर में इसको कहते हैं कि ये चिप्स बहुत ख़राब है। क्यों कहेंगे ऐसे? किस वे में कहेंगे? चिल्ला क्यों रहे हैं हम चिल्ला क्यों रहे हैं? हम इसको थिएटर में ऑडियंस बैठा हुआ है, हम इसको देख रहे हैं, ये चिप्स बहुत ख़राब है। अगर पब्लिक तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो? माइक है मेरे पास, तरह तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, उस जनरेशन में जब थिएटर की शुरुआत हुई थी, ऑब्वियसली माइक तो नहीं तो मेलोड्रामा था, पारसी शैली थी, अलग अलग शैलियों में हो रहा था। जब रियलिस्टिक आने लगा तो माइक का इस्तेमाल होने लगा। रियलिस्टिक में इसको थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा देंगे, अरे यार ये चिप्स बहुत ख़राब है यार। मैं इतना बोल रहा हूँ कि ऑडियंस अगर शांत है तो वहाँ तक आवाज़ जा रही होगी। अगर वहाँ कोई अभिनंदन को बैठा दो तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वहाँ तक आवाज़ उन तक पहुँचेगी, और बाकी थोड़ा बहुत माइक सपोर्ट कर देता है। तो मैं बस आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, यार ये चिप्स बहुत ख़राब। इसके लिए मैं इसको प्रॉपर, ये चिप्स बहुत ख़राब है करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर भी लगता है ये थोड़ा सा। वो अगर फॉर्म है फिर इस पर कुछ ओवर नहीं होता। अगर ये फॉर्म है, ये फोक शैली है, ये मेलोड्रामा चल रहा है, ये फार्स शैली में चल रही है, तो उस शैली में आपको बढ़िया, क्योंकि उसका एक ग्रामर है। किसी भी शैली का एक ग्रामर होता है, वो ग्रामर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो बात कीजिएगा कि अभिनय कुछ अंतर नहीं होता, थिएटर हो या वो, क्राफ्ट वही है, मेहनत वही है, स्टाइल वही है। थिएटर में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं कैमरा में, चूंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं माइक का, तो वो जो इंटेंसिटी है वो उसी रखते हैं। वो इंटेंसिटी आपका वॉल्यूम और आपके बॉडी लैंग्वेज के फ्लो में है। बाकी स्टाइल, डिज़ाइन, एक्टिंग सिर्फ इंटरनल चीज़ है, वो इंटरनल सेम चलता रहता है, वो अंदर ही अंदर चल रहा होता है, वो सेम ही चलता है। बहुत ज्ञान दीजिए। इतना जो ऐसे बैठ के पूछे रहते कहियो तो बहुत काम आता है एक्टिंग में तुमको। देखिए, दिखाइए, रियल सुनाइए। क्या होता है, क्या आपसे, प्रशांत भैया से, या अवधेश भैया से, सबसे हमको बहुत हेल्प मिलता है हर चीज़ में, एक्टिंग में हो, बातें हो, चाहे जैसे भी हो। पॉडकास्ट का एक यही विज़न था मेरा कि जो बातें हम आपसे करते हैं ना, वो बातें हम चाहते हैं कि बाहर भी लोगों को पता चले। यही बात डिवीजन में बैठ के जब बकेंगे तो लगा सीनियर से बहुत आके बक रहा है, ज्ञान दे रहा है, कह रहा है, चाह रहा है, अपना क्या चल रहा है इसका, हम ठीक ही तो कर रहे हैं, हम स्टार हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं। देखो, इससे मायने नहीं रखता है। हम एक ही बात मानते हैं, अपना एक हुक पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट आता है। जिस दिन अपना हुक पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट आएगा, अपना भूख आएगा, तुम अपने आप ढूंढोगे लोगों को। हाँ, ये हो सकता है कि पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग ऐसे और भी तुम्हारे फैन ने जो सुनो, जो उनको थोड़ा सा भी फ़ायदा तो नहीं कहेंगे, फ़ायदा घटिया शब्द है, थोड़ा मज़ा आ जाए। तो जब मज़ा आते इंटरेस्ट आ जाए, सबसे बड़ी बात है, क्या पता इंटरेस्ट आ जाए एक्टिंग में। वाह, ये अपने आप में आर्ट है। हाँ, ये आर्ट है। ये लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, इनकी नॉर्मल बातचीत में, इनके में क्या होता है ना कि लंबे समय तक जब ये इस तरह की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, तो ये करते करते उनके अपने टोन में एक आ जाता है बात करते करते। चाय पी लीजिए, कहाँ जा रहे हैं, लोहा, टीना, प्लास्टिक, टोन में आता है। चाय पी लीजिए, बहुत भूख लग गया है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं बोलते हो ना। उनके आवाज़ में धीरे धीरे टोन आने लगता है, वो चीज़ एक लंबे समय तक करने के बाद, और बड़ा मज़ेदार हो जाता है। ये अपने बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर हैं ये लोग, इनको ऑब्जर्व करो, बहुत मज़ा मिलेगा तुमको। बहुत मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, कॉमेडी वीडियोस के लिए, सीरियस कंटेंट के लिए यही लोग तो हैं असली। और है कौन? वाह वाह, तो चारों कच्चा भी है। छानो थोड़ा बढ़िया से, क्या छाना अभिनंदन तुम? अभी छाने हैं थोड़ा
मेहनत जो करोगे ना थोड़ा सा समय लगाओगे तो मजा आएगा। देखिए कुछ एक आध को अच्छा निकला है जी ना, एक आध को क्या मतलब एक आध कच्चा जो निकला है। जो अच्छा निकला हो तो लिए जा रहे हो, लपेटे जा रहे हो गेस्ट के लिए। ठगी है ये। चील अपने गांव में पॉडकास्ट में बुला के ठगी कर रहे हैं हमारे साथ। किसी ने सुना तो नहीं? दरभंगा में रंगमंच सक्सेसफुल है? बिल्कुल है, नहीं होता तो आज हम तुम्हारे साथ बैठे होते हैं, नहीं होता तो तुम आज पॉडकास्ट कर रहे होते। बिल्कुल सक्सेसफुल है। उस वे में नहीं कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि क्योंकि जब थिएटर शुरू हुआ था उसमें तो हम तो नहीं थे यहाँ पे, हम तो बाद में 2018-19 में ज्वाइन किए यहाँ पे। आप तो पहले से थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। उस समय बहुत होड़ था, जहाँ तक मुझे पता, रिसर्च तो करके आए यहाँ पे हम। बहुत होड़ था थिएटर का, एक्टिंग का। लोग मरे जा रहे थे एक्टिंग करने के लिए, भीड़ लगी होती थी। एक ड्रामा हो गया, चलो भाई एक टीम में कम से कम 50-60 लोग होते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब वो टीम बिखर गई है, थिएटर की बात कर रहा हूँ। गिने चुने मेरे ख्याल से 2-3-4 थिएटर होंगे, अब ज़्यादा नहीं है। अब किस सिनेरियो से कह रहा हूँ कि क्या सक्सेसफुल है कि प्लेज हो रहे हैं लेकिन उतना फंड नहीं जनरेट कर पा रहा थिएटर? उसी का जवाब दे रहा हूँ तुमको। ये मैंने पहले कहा, मजाकिया में कहा, लेकिन बात सही है। अगर रंगमंच सक्सेसफुल नहीं होता वहाँ का, तो आज उसी रंगमंच के 3-4 लोग जो हैं फिल्म में, वेब सीरीज़ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में काम नहीं कर रहा होता। 3-4 क्यों बता रहा हूँ? 3-4 इसलिए कि हमारे समय में जो बैच आया था उनमें से 60% की इच्छा वो शौक से करने आए थे। ओके। मैं जितना समय दिया शौक से। रंजीत भैया थे, अनुराग भैया थे, सुमित भैया थे, ये लोग जब आए थे, लोग बबीता थी, तो लोग शौक से आए। शौक से इन्होंने पूरा समय दिया, ईमानदारी से काम किया और फिर अपने अपने करियर में आज उन्हीं में से कोई जो है कई सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनमें से कई जो है अलग अलग जगह पर अपना जॉब कर रहे हैं। सब अपने से जो प्रॉपर उस समय के 4-5 लोग थे कि जिनको करियर बनाना था वो आज बना रहे हैं आज भी, और कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो 3-4 लोग जो फिल्म में काम कर रहे हैं थिएटर करके, हाँ। उनका पैशन था एक्टिंग, उनका पैशन था एक्टिंग, उन्होंने उसको उसी को उनको प्रोफेशन भी बनाना था, प्रोफेशन बनाया उन्होंने। और बाकी लोग जो थे जो अब सरकारी जॉब में चले गए, कुछ लोग अपना अपना काम संभाल रहे, फैमिली संभाल रहे, वो उनका हॉबी तक शौक था कि वो जो समय हम क्रिकेट में जाएंगे या घूमने जाएंगे वो थिएटर करें। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से वो काम किया, बहुत मेहनत से वो काम किया है, तजुर्बे के साथ, इज्जतदार। मुद्दा वहाँ से ये है कि रंगमंच जहाँ तक तुम कह रहे हो, तो अब क्या है ना कि वहाँ से वो जो लोग हैं या वो सारे लोग जो हैं जितने भी जो आज के समय में है, आज के समय में तुम लोग के पास स्कोप ज़्यादा है। तुम थिएटर में जुड़ने से पहले यूट्यूब पे वीडियोस कर रहे थे। हाँ। कोई है जो थिएटर से पहले कहीं पे डांस क्लास में था, कोई कहीं पे था। तो अब तुम लोग का स्कोप ज़्यादा है, तो तुम लोग जितने अभी जो नए बैच आए हैं उनमें से 80-90% इसमें करियर बनाना ही चाहते हो। बिल्कुल चाहते हैं। तो अब तुम लोगों को लगता है करियर बनाना ही चाहते हैं, तो फिर कितना जल्दी और किस तरीके से या चीज़ें बने और आगे बढ़े। उनमें से जिनको बनाना था वो आज भी बना रहे हैं। तो स्कोप है तभी यहाँ पे निकल रहा है। ये तुम्हारे सवाल का बात मैं मानूंगा कि यहाँ पे ये दिक्कत है कि फंड्स का, पैसा का, लोग उसमें, लेकिन ऑडियंस है यहाँ पे नाटकों में भीड़ देखो, ऑडियंस देखने आती है। ये तो मिथिला के कल्चर में ही है, ऑडियंस भीड़ देखने काफ़ी अच्छे से शो को देखने। इस सवाल का जवाब आपको हम देंगे कि ऑडियंस को देते हैं, आपको तो पता ही होगा। जब कुत्ता प्ले हुआ था ड्रामा, तो उज्जवल भैया उसमें डायरेक्टर थे, राजेश ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, और मेन एक्टर उज्जवल भैया खुद थे। सोलो एक्ट था ये, है ना, सोलो एक्ट था ये। भीड़ क्या कहते हैं, हमको उस दिन पता चला कि जितना चेयर्स होता है, एक तो फुल भरा हुआ है, उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, डेस्क पे भी बैठे हुए हैं, और आगे में जो मतलब पैसेज होता है बैठने वाला, मतलब ज़मीन कह लो, फ्लोर आगे भरा हुआ है पूरा। मतलब उस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे आपका वो ड्रामा, और हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि ट्राइपॉड कहीं गिर ना जाए, कहीं ठोक ना दे कोई साइड से, हाथ में लगा दे, पाँव ना लगा दे, इतना दिक्कत। सब लोग आगे में बैठे हुए थे। आपका एक लाइन उठा था कि लाइन था कि मैं कुत्ता, पहला डायलॉग वहीं से शुरू होता है, मैं कुत्ता, तुम सब कुत्ता, ये करके वहाँ जो ताली बजी थी, और जो मेरे लिए गुज़बम्स आया था उस वक्त, उस लाइन पे आया था जब आपने ये कहा था कि यार हम तो थिएटर वाले हैं, एक लिट्टी खा के सुबह से शाम तक के काम कर लेते हैं। वो उसमें दिल से ताली हो जाता है कि हाँ ये रियलिटी है, ये जुनून होता है यहाँ के लोगों में कि भाई हाँ ठीक है, कम खाएंगे लेकिन काम करेंगे। तो है, ऑडियंस यहाँ पे आती है, लोगों को बहुत पसंद है। फंड थोड़ा कम है, धीरे धीरे वो भी
आएगा बढ़ेगा। हम ही में से कुछ जो है और अच्छे पोजीशन पे चले गए कि जहाँ पे वो पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो कोई नाटक करेगा तो उसमें कुछ फंड हेल्प कर देंगे। आज बिना रेपेट्री लिए हुए, बिना ग्रांट लिए हुए, बिना सरकारी पैसा लिए हुए अगर हम नाटक कर पा रहे हैं और ऑडियंस आके देख रही है, तो ये दरभंगा की बहुत बड़ी जीत है, बहुत आगे, बहुत लोगों से। और यहाँ का रंगमंच ने बहुतों को बनाया है और वो बनाता रहेगा, ये तय है। ये बात आपके दिल से निकली है? मैं जो हूँ दरभंगा रंगमंच की वजह से हूँ। ये एक उज्जवल राज एक्टर कह रहा है या उज्जवल राज अमन कह रहा है? उज्जवल राज अमन कह रहा है। मैं जो भी हूँ दरभंगा रंगमंच, आज तुमने मुझे बुलाया है, बिठाया है, ये इज्जत दी है, ये सिर्फ दरभंगा रंगमंच की वजह से ही। वो नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। थैंक यू। हाँ, दिल से। मैं थिएटर का मैंने अगर सागर भैया मुझे नहीं सिखाते तो मुझे नहीं पता होता। एक्टिंग तो बहुत बचपन से कर रहा हूँ, तो अलग ही कहानी है कुछ, लेकिन वो सागर भैया नहीं सिखाते तो वो नहीं होता। आगे मैं महेंद्र मेवाती सर से नहीं सीखता तो नहीं होता। आज साहिल दरा से, साहिल सिंह सेठी से नहीं सीखता तो मैं नहीं होता। तो इस दरभंगा रंगमंच ने इस काबिल बनाया कि मैं ये टारा सीखने के लिए दिल्ली जा पाया। दिल्ली में लोगों से सीखा, साहिल दरा से सीखा, महेंद्र दरा से सीखा और अपने गुरुओं से सीखा। तो मैं तो हमेशा ऋणी हूँ इन गुरुओं का। दरभंगा रंगमंच आपका नर्सरी एलकेजी बिल्कुल है मेरा। आपकी जो बाहरी शिक्षा हुई थी वो फिर 9th 10th 11th वो बाहर हुआ। वो इंसान अच्छा है, यही तो बात है। यहाँ जो टीचर है अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि वो बाहर जाए, बाहर कर चलना सिखाते हैं और फिर कहते हैं कि दौड़ के आओ और दौड़ कर वापस आकर बताओ कि क्या नया सीखा। होता है ना कि बचपन में जब घर जाओ, अगर माँ या पापा को इंग्लिश नहीं भी आता है तो भी उनका बच्चा 2 लाइन इंग्लिश में बोलता है ना, तो क्या बोला इंग्लिश बोल के सुनो, तो मुझे बोल के सुनो, माँ पापा को बड़ा अच्छा लगता है, समझ में आए ना आए। यहाँ के टीचर्स को वो प्राउड फील होता है कि हाँ भाई मेरा बच्चा बाहर जाके आज काम कर रहा है, वो सीख रहा है, सीख कर वापस आता है तो वो भी जानना चाहते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत तो वो बताते हैं, नहीं होता तो खुद भी सीखते हैं। ये खास बात है यहाँ के थिएटर में। छोटे शहर के थिएटर में यही खास बात होती है। छोटे शहर के थिएटर में ये खास बात होती है शील, कि जब मैं किस्सा याद आ रहा है हाँ। कि जब मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में जब पहला प्ले जब मैं कर रहा था, तो पहले प्ले में क्या हुआ कि मुझे एक छोटे से कैरेक्टर का मैंने ऑडिशन दिया, वो हुआ। उसके बाद मुझे एक और मिला। पूरे उस नाटक में 3-4 नाटक किए, कैरेक्टर किए थे मैंने पहले नाटक में दिल्ली में पहले शो, जो पहला दिल्ली में मेरा प्ले था, और उसमें 3-4 मैंने अलग अलग कैरेक्टर किए। उसमें क्या होता था कि अब वहाँ पे क्या होता है कि साउंड या लाइट जो वाले हैं या वो है, वो प्ले के 2-3 दिन पहले आते हैं साउंड करने, क्योंकि उनको पेमेंट होता है उस हिसाब से। तो तब तक कौन करेगा पूछते थे, तो मैं हाथ उठा देता था कि मैं करूँगा, मैं तब तक करूँगा। फिर वो असिस्ट कर मैं करूँगा। मैं पहले प्ले में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गया था। फिर हुआ कि जैसे तब तक डांस कोरियोग्राफी में कौन करेगा, मैं हाथ उठाता, मैं करूँगा। क्योंकि मैंने बड़े शहरों में क्या है ना कि 10 से 4 का रिहर्सल है, 10 बजे एक्टर पहुँचेगा, 4 बजे चला जाएगा। हम छोटे शहर से निकले थे, हमने यहाँ पोस्टर भी खुद साटा है, खंती भी खुद ही खूना है, और फिर क्या कहते हैं प्लेस भी, लाइट भी किया, म्यूज़िक भी किया, सब कुछ खुद किया। छोटे शहर से आप सीख के आते हैं, आपको सब थोड़ा आता रहता है। तो अब बड़े शहर में आप हर कुछ में घुस सकते हैं उसमें, और हर कुछ में आप जाके पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये फ़ायदा सिर्फ छोटे शहर में होता है, छोटे शहर के रंगमंच में ये फ़ायदा है। बड़े शहर में ये भी कह सकते हैं कि लोग एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैं बस केवल एक्टिंग ही क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग लोग हैं उसके अलग अलग काम के लिए, लेकिन आप सब कुछ थोड़ा सीख के जाते हैं तो बहुत आसानी से सब कुछ शामिल कर सकते हैं। गैस चूल्हा लीजिएगा? हाँ, पैक करवा दो, लेके जाऊंगा मुंबई। चिप्स तो ऐसे ही छाने उसी में बिना गए। गांव की ये भी खूबसूरती है। हमको लगा चुनाव प्रचार लगा हो रहा है, ऐ बेर दे भाई वोट, हमरे टा दे भाई वोट। खड़ा होता हूँ चुनाव में इस बार। बड़े शहरों में जब आप एक्टिंग के लिए जाते हैं, तो जैसे आपने कहा ना कि डिपार्टमेंट बटा हुआ है कि भाई मैं एक्टिंग है तो एक्टिंग करूंगा, वो लाइट्स है तो मैं लाइट्स करूंगा, सबका मेरा काम है कि मतलब कॉस्ट्यूम क्या कहाँ, मेकअप करना। हाँ, छोटे शहर में जो आपने कहा, मुझे इस बात को मैं मानता हूँ कि जैसे छोटे शहर, हम भी जब थिएटर करते हैं साथ में, तो आप तो डायरेक्शन आपके अंदर हम करते हैं, तो आप डायरेक्ट करते हैं। मेरे अंदर डायरेक्शन नहीं करते हो। सॉरी, मेरे अंदर डायरेक्शन कैसे करोगे? तो नहीं अंदर डायरेक्शन मत करो, दुखेगा। बाहर करो डायरेक्शन। जब आपके निर्देशन में मैं काम करता हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड काम किया था, अभी भी करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं करूँ, बिल्कुल करूँगा, पक्का। माइक पे बोल, कैमरे पे बोल। इनके निर्देशन में मैं जितनी भी, अगर कोई ड्रामा या शॉर्ट फिल्म होता है, अगर ये कहते हैं कि शील तुम्हारे लिए रोल है, या शील तुम कैमरा करो या साउंड करो या एक्टिंग करो, मैं रेडी हूँ। याद रखना है इस बात को, अगर ये बंदा मुकरा,
उस वक्त या कभी भी ये बंदा अगर मुकरा तो आप सब इसके जनता जनार्दन आप ही इसके बाद कीजिएगा। आपके ड्रामा में मैंने साउंड वो कैमरा नहीं किया था। आगे भी करूंगा, तय रखिए बस। करूंगा हाँ अगर ठीक मैं है। फ्री रहा उस वक्त तो। फिर यही होता है डिप्लोमेसी कहते हैं। दरभंगा में सब सीख लिया है डिप्लोमेसी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अगर फ्री रहा तो। अब फ्री फिर कोई नहीं होता है। हम मेरा हॉस्पिटल का भी जॉब है तो वो सब देख के थोड़ा अगर मैं समय रात में समय निकाल लेंगे क्योंकि हॉस्पिटल दिन में होता है। दिन में होता है। आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मेरे पास भी टाइम नहीं था अभी। हाँ, फिर तो किसी को मेरे पास वक्त नहीं था। पास बिल्कुल टाइम नहीं है भैया, सोचिए वक्त लोगों के लिए निकाला जाता है। ना, सेम चीज अपने अप्लाई करने का। अच्छा, तो आपने कहा कि छोटे शहरों में कि यहाँ के लोग, जैसे आपने कहा कि मैंने लाइट्स में हाथ उठा दिया, कॉस्ट्यूम मैं करूँगा, क्या कहते हैं, मेकअप मैं कर लूँगा, झाड़ू लगाना मैं लगा लूँगा, एक्टिंग करना चलो मैं हूँ, सब कुछ हूँ। छोटे शहर का हम ये चीज़ कह सकते हैं क्या कि यहाँ के एक्टर को सब कुछ सिखा दिया जाता है? एक ये पॉइंट कि सब कुछ सिखा के भेजा जाता है, एक ये हो गया। दूसरा कि यहाँ के लोग अभाव, मतलब सामान के कम अभाव में ही इतना जीते हैं ना कि मजबूरी, बस इसको मजबूरी कह लीजिए या ज़रूरत कह लीजिए कि मेरे पास ये सामान नहीं है, अरे आज आदमी की कमी है, चलो मैं खुद कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छी बात तो देखो, ये बड़ा ही अजीब सा चीज़ है कि मजबूरी। आज ही मैं शिप्रा दीदी हैं, शिप्रा दीदी जो आज बीपीएससी क्लियर करके आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, बहुत मानता हूँ उनका भी। आज मैं जो स्टॉक पे इंटरव्यू देख रहा था। लव यू शिप्रा दीदी। हाँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरी इंग्लिश को ट्यूशन, मतलब इंग्लिश का ट्यूशन भी उन्होंने दिया था। तो बहुत बहुत मोहब्बत है उनसे, बहुत प्यारी हैं और बहुत सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया मुझे, अभी भी कर रही हैं। खास बात है हर तरीके से, और मैं ऋणी रहूँगा उनका, नो डाउट। तो उन्होंने भी आज यही बात कही और मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि ये मजबूरी और मेरे पास अभाव है, ये आदमी को कमज़ोर की जगह मजबूत ज़्यादा बनाता है। नहीं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब आपने कहा कि दिल्ली में आपने सारा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो ये जो तुमने कहा ना छोटे शहर के लोग जो है, छोटे शहर में चूंकि हमारे पास अभाव है इसलिए मजबूरी में करना पड़ता। मजबूरी में अभाव है तो अच्छा है ना। अभाव है तो वो सारी चीज़ें जिसके लिए 2 लाख रुपया आदमी खर्च करता है वो हम 20,000 में यहाँ कर सकते हैं। तो ये तो मेरा टैलेंट हो गया, ये तो हुनर आप सीख रहे हैं। इसके बड़े बड़े MBA में जिसकी कोचिंग होती है, पढ़ाई होती है, वो आप अगर ऐसे ही सीख रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? इसके लिए आपको अलग से सीखना पड़ता है हाउ टू मेक बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, दैट यू आर लर्निंग स्टिल इन योर होम प्लेस वाइल डूइंग द थिएटर, वाइल डूइंग योर प्रोसेस। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये कोई मजबूरी नहीं होता। तो थिएटर में सारा काम करते थे। मैक्सिमम चीज़ें जो मैं यहाँ कर सकता था, शारीरिक श्रम में थोड़ा सा कमजोर हूँ तो बहुत ज़्यादा शारीरिक चीज़ों में तो नहीं, लेकिन उसके बाद लिखा, प्रेस रिलीज, फिर हाँ कॉस्ट्यूम में भी, इसमें भी तो सब कुछ जो थोड़ा बहुत सब कुछ। वो ड्रामा कैसा रहा आपका जो आपने जिसमें पहला प्ले दिल्ली में, जो आपने अभी कहा ना? हाँ दिल्ली में, बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला प्ले था, राम सेंटर के स्टेज पे था, बहुत अच्छा था। उस प्ले की एक मज़ेदार कहानी है कि मेरे यहाँ पे एक मार्क है, ये ऑन स्टेज फटा था सर मेरा। एक बात बताऊँ? हाँ, बिना चश्मे के आप ज़्यादा स्मार्ट। थैंक यू। चलो तुम क्या रख दिए, लो भाई साहब रख दिया, ले लेना तुम वापस, ठीक है? मैं क्यों लूँगा? आप तुमको पसंद आ गया होगा, रख लो। ठीक है, रख लेंगे। तो हाँ, ये स्टेज पे थे। ये वो उसी में प्ले में ही फटा है, ये वाला माँ। यहाँ पे। हाँ, अच्छा, वो कैसे हुआ? ये सॉरी, यहाँ पे ये हाँ, कैसे हुआ? हाँ, ये हुआ स्टेज पे सीन चल रहा था, तो सीन फेड आउट था। रामचंद्र वगैरह में क्या फेड आउट होता है ना, तो लाइट पूरा अंधेरा हो जाता है। तो मुझे निकलना था, राइट विंग से निकलना था, ओके। और अगले एक्टर को लेफ्ट विंग से आना था। और अब कौन एक्टर था मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पता ही नहीं चला, किसी ने कबूल भी नहीं किया। अंधेरा था, हाँ। और कबूल भी नहीं। मैं इधर से गिर के उधर से कोई आया और बम से टकराया। उस शख्स का दांत वगैरह या कुछ जो है वो यहाँ पे लगा, और मैं भाग के, इसके एक सीन के बाद फिर मेरा 2 सीन था। मैं निकल गया तो थर थर खून बहना शुरू था, कट 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 खून बह रहा है। मैंने अंदर गया, मैंने मेकअप दादा को कहा कि रुई दीजिए, रू से पूछा, उनको कहा कि आप बस फाउंडेशन मार दीजिए, और बाल बड़े थे, मैंने बाल आगे कर लिया और फिर मैंने पूरा सीन किया। प्ले में भी तब खून, लास्ट का 2 सीन बाकी था, खून बह रहा था। फिर बाहर निकला, मैंने कहा टाका वाका नहीं लगवाऊंगा भाई साहब। फिर बैंडेज में पट्टी वट्टी हुआ। ऑडियंस को इसके बारे में पता चला? नहीं, बाल वाला आगे करे, पता नहीं चलने दिया ना। वो ये सब क्यों बताता मैं कि मुझे चोट लग गई है, ये सब बाद में आपको फेक चीज़ है। बाद में तो आपको ढूंढना चाहिए था उस इंसान को, किसके दांत में चोट लगा है। पता नहीं। हाँ, और ये अक्सर मेरे साथ हुआ है कि मेरे किसी भी प्ले, किसी भी शूट इनसे पहले अगर मुझे फीवर आ गया या कहीं चोट लग गया या कहीं कट गया तो प्ले बड़ा अच्छा होता है। तो मैं इसको मानता हूँ कि मेरे साथ होता ही है, तो वो होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मज़ा है, इन चीज़ों का मज़ा है। मज़े लो, बहुत कच्चा छानती हो यार तुम।
हमको तो पका पका मिल रहा है। तुम ढूंढ रहे हो ना? तो आप ढूंढिए आप भी। तुम एक काम करो, एक बार ये क्या कहते हैं खाना, सागर भी बड़ा अच्छा बनाते हैं खाना, उनसे एक बार तरफ सीखो बढ़िया सा। प्रशांत वाला भी देखे थे हम, मखाना वाला है, ठगने का जो काम कर रहे हो तुम। नहीं ये तो प्यार है। अरे प्यार, ये तो भाई प्यार है कि साहब। मतलब अगर इसमें से कच्चा निकल गया ना, तो कच्चा निकलने के बाद आपके मन से जो बातें निकलती है, अपनापन वाली बातें, अच्छा वो भी एक प्यार है। हेलो बाजी, कोल्ड ड्रिंक गुरु से गुरु है। कोल्ड ड्रिंक पीजिए। हैं? मैं कभी पीता हूँ। हम घुमा पूरा दिल्ली, हमको चरावे घर की बिल्ली। किसी ने सुना तो नहीं। नहीं अच्छा है, बढ़िया आयोजन, बढ़िया है। अक्सर जब आपके इंस्टा फीड पे हम कभी जाते हैं, अच्छा, या फिर आपके फेसबुक टाइमलाइन पे, एक वर्ड हम सुने थे कहीं पे या देखते हैं, लोगो से पता चलता है, लोगो उसका जोकर वाला है और नाम है विदूषक। क्या है ये विदूषक? विदूषक मेरी संस्था है। अपनी या फिर मेरी अपनी समूह है, सब हैं जो इसके हिस्सा हैं वो सबकी विदूषक है। लेकिन एक होगा ना हाँ, संस्थापक आप। स्टार्ट मैंने किया, सब इसके समूह है, सब विदूषक एक थिएटर टीम है और शॉर्ट फिल्म वगैरह प्रोड्यूस भी करती है, प्रोडक्शन टीम भी है विदूषक, शॉर्ट फिल्म वगैरह भी बनाती है, और वो विदूषक मेरा है, मैं ही विदूषक हूँ, विदूषक ही मैं हूँ। लोगो पे जोकर क्यों? विदूषक का जो अर्थ होता है वो होता है कोर्ट फूल, जैसे टचस्टोन थे, गोनू झा थे, बिरबल थे, तो विदूषक उस हंसोर मजाकिया जोकर को कहते हैं जो हंसते हंसते राजा के भी मजे ले सकता है, हंसते हंसते। Sarcasm? हाँ सर, सरकास्टिक में व्यंग। बस व्यंग करते करते राजा को भी मजा ले सकता है, कहानी सुना के, जोक करके, ये करके, और कोई इसको सजा नहीं दे सकता है उस चीज़ का। वो बड़ा हंसोर आदमी होता है, हंसते हंसते बड़ी गंभीर बातें कर देता है, इसीलिए विदूषक। बाकी विदूषक उस टाइम नाम भी था जो हमारी टीम के लोग थे, तो विदूषक VIDUSHAK है। तो मेरे जो पहले प्ले था विदूषक का, सतवंती टोपी, उसमें जितने भी एक्टर थे उन सबके नाम के पहले इनिशियल्स हैं। विश्वराज शर्मा, दिवाकर जी थे, हम दिवाकर जी, इन लोगों ने मिलकर नाम डिसाइड किया, दिवाकर जी ने भी आइडिया दिया था विदूषक का। तो यू से उज्जवल था, फिर उस वक्त यू से उत्सव था, एस से शिवानी थी, एस से क्या नाम है, हरिद्वार था, ए से एम से मतलब के से। तो ऐसे विदूषक में जो ने पहला प्ले किया है उनमें से 90 से 100% लोगों के नाम का पहला इनिशियल से मिलकर विदूषक बना। ये सुनने में ही इतना अच्छा लगता है कि मतलब सब लोगों का एक समूह मिला के चलो नाम दे दिए एक संस्था का, सबके नाम का पहला लेटर विदूषक करके विदूषक बनाया हमने। क्रिएटिविटी आप में ही हो सकती है। हमारा शो जो है अनस्क्रिप्टेड है, मतलब कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है इसका, जरूरी भी नहीं, होना भी नहीं होना भी नहीं चाहिए, तभी तो अच्छी बातें निकलेंगी। आप चाहिए। ये बैकबोन वाला जो प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना, पीठ वाला, अरे बहुत है, रीढ़ का हड्डी वाला, दरभंगा थिएटर में ये हमको लगता है कि सटने से बीमारी हो रहा है कि क्या हो रहा है। प्रकाश सर को मैं है, अलग हो जाता हूँ। प्रकाश सर को है, प्रशांत को है, हमको भी बैक पेन वाला, सबको पता नहीं कैसे फैलता है, एक तरीके से फैलने लग गया है। खैर कहो। बतौर फिल्म निर्देशक आप कैसे हैं, या फिर आप नहीं। अपनी फिल्मों को कैसे लेते हैं? आप है ही नहीं, आपने तो कहा था कि आप फिल्में भी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। फिल्म निर्देशक नहीं हूँ, कुछ बनाया है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किया, हाँ कुछ बनाया है, बता रहा हूँ, कुछ बनाया है। कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत नहीं है। ये तो हर फिल्म डायरेक्टर कहता है। मैं खुद कहता हूँ नहीं अच्छा है और अच्छा नहीं है, मुझे पता है। ये एक फर्क दिखेगा, जिसने पहला देखा है मेरा, वो जब दूसरा देखेगा उसको पता चलेगा कि पहले में लाइट की कमी थी, दूसरे में लाइट मैंने प्रॉपर यूज़ किया, तो साउंड में गड़बड़ हो गई, तो तीसरे में साउंड को ठीक करने की कोशिश की तो एक्टर्स कमज़ोर हो गए, चौथे में एक्टर्स पे काम करना चाहा तो बैकग्राउंड स्कोर में कमजोरी हो गया, किसी में खुद से नया म्यूज़िक ही कंपोज करवाया मैंने, अब ओरिजिनल म्यूज़िक ट्रैक कंपोज करवाया तो वहाँ पे कैमरामैन का थोड़ा ब्लर वाला इशू आ गया कि कैमरा उस भाई साहब ने ऑटो मैनुअल पे कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो मैं अभी भी पूरा मैं फिल्म मेकर खुद को नहीं कहूँगा, मैं बना रहा हूँ, शौकिया बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर नहीं हूँ, अब मेरी फिल्म में कोई बहुत अच्छी नहीं है, बस कमाल नहीं है। हाँ, कंसेप्ट या कहानी के ऊपर मुझे थोड़ी शायद मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिखता हूँ, लोग कहते हैं। तो कंसेप्ट कहानी उन फिल्मों में अगर सिर्फ कंसेप्ट कहानी की नज़र से देखना चाहे तो लोग देखें एक दो बार, ये भी चीज़ें। मैं ये जैसा लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कंसेप्ट्स मेरे अच्छे होते हैं, मैं स्टोरीज जो कंसेप्ट सुनता हूँ वो थोड़े अच्छे होते हैं। तो जितना कंसेप्ट सुनाता हूँ या सोचता हूँ शायद मैं लिखने पढ़ने वाला काम नहीं करता हूँ, ये मेरी कमी है। अब वैसे कोशिश किया है मैंने, कुछ एक प्रोजेक्ट लिख के रखे हैं, तो जितना मैं वो कंसेप्ट सुनाता हूँ उतना एग्जैक्ट 100% मैं शायद अपने शॉर्ट फिल्म में नहीं लेकर आ पाता हूँ। उतना अगर 100% लेकर आ जाऊँगा तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ अब ठीक ठाक बन गई है।
और बाकी अब कितनी अच्छी कितनी खराब ये तो लोग देखे लोग जाने। मैं मेरे हिसाब से बहुत कमाल कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं, शॉर्ट फिल्म वगैरह बहुत कुछ कमाल नहीं कर दिया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेवल की बहुत कमाल फिल्में लोग बनाते और हैं। बनाएंगे आगे क्या मैं सीख रहा हूँ, वो मैं सीख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत है भी नहीं हमेशा से। एक अभी जो सन्नाटा है, इस सन्नाटा को देख के मेरे दिमाग में ना एक दिलो दिमाग में एक सवाल आया है, प्यारा सवाल है। आपने एक बार कहा था मुझे कि मंटो के जीवन या फिर कह लें कि मंटो के कारण, मंटो के द्वारा या मंटो की वजह से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। कौन सा प्रभाव था? जब 2016 में यहाँ से 15 में दिल्ली गया था, तो हम प्रशांत और अविनाश 3 लोग गए थे। तीनों दोस्त चले गए थे दिल्ली, रूम ले लिया। 5-10 दिन के बाद कुछ कारणों से प्रशांत और अविनाश को आना पड़ गया और मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मेरे पास मात्र एक 500 रुपये का छोटा सा फ़ोन था जिसमें एक नई सिम लगी हुई थी। और प्रशांत अविनाश आ गए थे थिएटर में, तो कोई काम नहीं, नया दिल्ली चले गए थे। किसी के पास जाए तो सब बड़े बड़े प्रोफेशनल एक्टर्स थे, कोई टीम में रख भी नहीं रहा था। और मेरे पास छोटी सी एक फ़ोन थी और मंटो का एक किताब था, मंटो की शॉर्ट स्टोरीज़ का। और प्रशांत अविनाश चले गया था, मैं अकेला था रहता था, मुझे खाना बनाने भी नहीं आता, तो कभी कुछ खा लिया कभी कुछ नहीं खाया। तो बंद कमरे में मैं, अब फ़ोन रहेगा तो सोशल मीडिया यूज़ करेगा, कुछ था ही नहीं, तो मैं मंटो ही पढ़ता था। मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा। फिर वो पढ़ते ना मुझे मंटो को लेके इतनी अलग सी तलब मच गई कि मेरे लिए मंटो इज़ लाइक, वो बहुत गहरा है, ज़िंदगी उसकी कहानियों की तरह ही है। मतलब आपको शुरू से लगेगा बड़ा एक्साइटिंग, फिर अचानक से आपको उठा के पटक देगा वो कहानी, और फिर एक स्मूथ रास्ता चुनते हुए एक ट्रैजिक एंड, जिसको मौत कहते हैं, वहाँ तक लेकर जाएगा आपको। तो इतनी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में ही होती है, इतनी मंटो की कहानियों में। तो मंटो की कहानियों ने, मंटो के स्टाइल ने, मंटो के अंदाज ने, वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो लिखता है, उसकी कहानियों का जो हीरो होता है या हीरोइन होती है, वो आम तबके के लोग होते हैं, आम लोग। उनके अंदर की, चूँकि मैं हमेशा साइकोलॉजिकल थिएटर और साइकोलॉजिकल एक्टिंग हमेशा मुझे पसंद है मुझे, और मंटो की कहानी में साइकोलॉजी दिखती है, और जहाँ मनोविज्ञान दिखता है मुझे घींचता है। और वही किया मंटो ने। मंटो की खुद की ज़िंदगी में इतना साइकोलॉजी है, इतना उतार है चढ़ाव है, कमर में चले भी गए, विभाजन है, एक अच्छा पिता ना होने बन पाने का कसक, तो कभी, पर बहुत तरह की चीज़ें हैं। वो चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा से घींचती रही, मुझे डार्क चीज़ें हमेशा घींचती हैं अपनी तरफ, तो घींचा। तो मंटो ने उसका प्रभाव किया और फिर उठा। फिर उसके बाद मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले बताया, पहला प्ले भी किया। मतलब तो वो जो अकेलापन था, जो प्रशांत अविनाश चला गया था, मैं अकेला हूँ और कोई काम नहीं मिल रहा है, उस दौरान मंटो ने मेरे साथ दिया, और वो किताब मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ, वो कभी मैंने छोड़ता नहीं। किताब को बेचना पसंद करेंगे? अरे पागल है क्या? किसी को पढ़ना, हमको खरीद लो, उस किताब को नहीं किसी को पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए दूंगा। अच्छा। पढ़ने के लिए दूंगा, वापस मुझे चाहिए। वैसे यहाँ के लोग ऐसे हैं कि पढ़ने के बहाने किताब रख लेते हैं। किताब छोड़ के एक अपनी एक कौम होती है भाई। वो मेरे पास है, बाद में ऐसे गुब्दी मार लेंगे ना कि हमारे पास है ही नहीं होता है। आप जब मुंबई से आए थे, शायद या दिल्ली से आए थे, जब हमने मुंबई से तो अभी आया हूँ। जब कतरा हमने की थी तब आप दिल्ली से आए थे, ठीक है। तो जब आप दिल्ली से आए थे तो हमने जब कतरा ड्रामा किया था आपके निर्देशन में, है ना? आप उसका किस्सा बताएंगे? क्योंकि आपने कहा था कि शायद जब आपने मुझे उसमें कास्ट किया था, लीड एक्टर कास्ट किया था, काशी के कैरेक्टर के लिए। काशी के क्या ही कैरेक्टर था वो। उस वक्त इतने बड़े बड़े बाल, मेरे भी तुम्हारे। हाँ सेम। तो आपने जब कास्ट किया था, आपने मुझे कहा था कि ये मैं दोबारा ड्रामा कर रहा हूँ, मतलब ये दोबारा। तो वो क्या किस्सा था? पहला कि हम यूनिवर्सिटी में करने वाले थे, हमारे स्टूडेंट प्रोडक्शन में प्ले हो गया, मतलब प्ले का रिहर्सल हो गया, सब कुछ हो गया। बीच में होली की छुट्टी पड़ी, होली की छुट्टी के बाद उसका 5-7 दिन वो होता रिहर्सल्स और टेक्निकल रिहर्सल, और फिर शो होता। होली में घर आया, उसके बाद तो फिर घर से कोई जा ही नहीं पाया। होली में सबका होला हो गया, कोरोना। तो कोरोना आया तो होली ने सबका होला कर दिया, तो उसके बाद से कोई जा ही नहीं पाया। जब कोई जा ही नहीं पाया तो फिर वो नाटक वहाँ नहीं कर पाए। तो मेरे अंदर इच्छा थी कि जब कतरा में फिर कभी करूँगा, तो फिर दरभंगा में करने का ऑप्शन मिला, अवसर मिला, मौका मिला, तो फिर करना शुरू किया। फिर तुम लोगों ने किया, और अच्छा बुरा नहीं पता, पर मेहनत हमने सबने खूब अच्छी की थी, और मेहनत का फल भी अच्छा ही रहा। बस। अब वहाँ सब कुछ प्रिपेयर था क्या वो ड्रामा? सब कुछ बस 5-7 दिन का ग्रैंड रिहर्सल करना था। पोस्टर वोस्टर भी रेडी कर दिए थे, पोस्टर वोस्टर रिलीज़ भी हो गया था, लेकिन कोरोना, उसके ऊपर फिर किसी की नहीं चलती है वाली बात। हार्श रियलिटी है। जहाँ करना चाहो, किस्मत में था कि जब कतरा मुझे करना है तो मैंने कर लिया।
एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब कतरा में मेरे साथ? अरे ये बढ़िया था, अच्छा था। परेशान भी हो गए थे बीच में, तुम सर्वर भी दर्द करने लगा था, वो होता है, वो अपना प्रोसेस है। मेरे एक्टिंग का वो प्रोसेस है, हम थोड़ा सा कैरेक्टर में घुसो, कैरेक्टर इतना नहीं घुसा दिया ना। ऐसे कैरेक्टर में घुसो नहीं, ऐसे नहीं, आपने ऐसे नहीं कहा ऐसे था। कभी नहीं घुसवाता ऐसे हूँ आपने मैं। नहीं कहा था। मेरा तरीका है, मैं धीरे धीरे लेकर जाता हूँ तुमको वही धीरे धीरे तो वही चीजें बात करता रहता हूँ, उन्हीं चीजों को लेकर चीजें इंप्लीमेंट करवाता रहता हूँ लाइफ में, कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे साथ रहे। और फिर हम ये कभी नहीं बोलते कैरेक्टर में घुसाओ, चले जाओ, चले, ये सब नहीं होता है। मेरा अपना तरीका है अपने एक्टर को लेके जाने में, कैरेक्टर का, और हम लेके जाते हैं कहीं ना कहीं हम टच करवा देते हैं। और टच हुआ तो फील हुआ, सर दुखा, बेचैनी हुई उस कैरेक्टर का। एक बात फैक्ट सुन लो कि लाइफ में मेरे साथ प्ले करने वाले जो भी लोग हैं उनको और कुछ नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन वो जो उस एक महीने के प्रोसेस में जो जानेंगे या जो समझने की कोशिश करेंगे ना, वो चीज़ उनको उनके अगले नाटक में हेल्प जरूर करेगा। वो प्रोसेस जब वो अगला नाटक करेंगे तो उस प्रोसेस को तब वो समझेंगे, अच्छा ये उस वक्त शायद नहीं समझ पाए, उस प्ले में नहीं भी समझ पाएंगे, अगले नाटक में उसका चीज़ हेल्प करेगा उनको। ये एक मज़ेदार काम है। जेब कतरा का मुझे किस्सा जहाँ तक याद है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि मैं वो कैरेक्टर प्ले करूं, क्योंकि रियलिटी में बताता हूँ कि मैं कॉमेडी एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूँ उसमें। मैं मतलब ये मेरे लिए थोड़ा कह सकते हैं कि सेफ़ है। मैं इसमें क्या कहते हैं, कंफर्ट में जोन है मेरे लिए, वो कंफर्ट जोन है कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करना। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी कॉमेडियनशील है। हाँ, तो उस समय की बात है जब आपने मुझे काशी के कैरेक्टर के लिए चुना। उससे पहले जब आपने कहानी सुनाया था, टीम मीटिंग हुई थी, और उससे भी पहले आप वर्कशॉप करवा रहे थे। हाँ, तो वर्कशॉप के दौरान जब इसकी भनक मुझे लगी कि आप एक कैरेक्टर मतलब ये ड्रामा करने वाले हैं, और काशी एक लीड एक्टर है, और उसका कहानी भी बहुत अलग है, चोर है, जेब कतरा है। मेरे मन में था, लालच आ गया था कि ये हमको करना है। अम्मा देख तेरा छाता उड़ा जाए, छाता उठाया अभिनंदन। छाता मुंबई, बहुत अलग कोऑर्डिनेशन है। हाँ, तो यार लेट सकता हूँ ना? बिल्कुल, अभिनंदन से पूछे ना। अभिनंदन लेट सकते हैं क्या भैया? लेट है ना? हाँ, तो उम्र हुआ ना जी? हाँ, उम्र हुआ। तो उस समय की बात है, तो आपने जब वर्कशॉप के दौरान इसके जिक्र किया, इस बात का जिक्र आपने किया, तो मेरे मन में लालच आ गया कि जब कतरा बहुत अच्छा ड्रामा है, और ये गंभीर कैरेक्टर है। हमको साला कंफर्टेबल फील करवाता है। हम भी बैठ जाए, तो आराम से आदमी जब बैठता है तो हाँ हम भी बैठते हैं। तो हमको तो आया था, मुझे तो पलथी मार के हम खाना नहीं खाते हैं ना, हमको पता नहीं, वो फील नहीं आता पलथी वलथी मार के खाना। सही है अभिनंदन, ऐसे बैठे हैं तो मज़ा आ रहा है ना? तो हाँ, ये कह रहे थे कि लालच आ गया मेरे मन में कि ये कैरेक्टर हमको मिलना चाहिए। तो हम रियल लाइफ में बहुत बकचोद किस्म के इंसान हैं। पिंच करते हैं, मज़ा आता है, मज़ा लेके भाग जाते हैं, यही करते हैं। उस समय आपके सामने हम थोड़ा सा गंभीर बनने की एक्टिंग किए थे। यार आप पकड़ लिए, हमको पता है आप पकड़ लिए, हमको बाद में बोल भी दिए। हम गंभीर, आप वर्कशॉप में कुछ भी ऐसा जोक चलता और हम चुपचाप सीरियस बने रहते थे। बाद में जिक्र हुआ इस बात का, तो आपने मुझे कैरेक्टर के लिए फ़ाइनल किया। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं उनको पसंद नहीं आया मेरा वो, आपने जो फैसला लिया उस चीज़ का कि शील ही काशी का कैरेक्टर प्ले करेगा। उसके बाद क्या हुआ था? तो शील को मैंने इसलिए काशी कैरेक्टर दिया ताकि मैं शील के पॉडकास्ट में आ सकूँ। इतना आशीर्वाद बनता है। नहीं तो वो मैंने देखा, मैंने कुछ ट्रेड्स देखे जो तूने वर्कशॉप में किया था, वो नहीं, उसके अलावा जब घूमते फिरते मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे लगा कि काशी वाली वो चीज़ें हैं तुम में, वो काशी वाला तुम वो चीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा प्लिक कर सकते हो। और थोड़ा सा हमको दायरा भी तुरवाना था, लोगों की नज़र में भी दायरा तुरवाना था कि जो नहीं कर सकता वो कर। पता, एक्ट तो मैंने उतना अच्छा उसमें नहीं किया, एज एन एक्टर कह रहा हूँ। हाँ, सवाल मैं पूछूंगा अब। हाँ, तुम बताओ कि तुमको काशी देखे मैंने सही किया या गलत किया, वो तुम बताओ। लोग छोड़ो, मेरा छोड़ो, तुम बताओ। बताते हैं। एज एन एक्टर उस ड्रामा में हम तो ये कहेंगे कि मतलब कहेंगे कि हमको और अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन मेरे लाइफ का वो पहला स्टेप था, मेरे लाइफ का वो पहला ड्रामा था, या मेरे लाइफ अगर वो फिल्म होता जेब कतरा, तो मेरे लाइफ का वो पहला फिल्म होता जिसमें मैंने पहली बार परफॉर्म किया था एक ऐसे कैरेक्टर का जो बहुत गंभीर है, सैड है, उसके लाइफ में एक अलग परेशानी चल रही है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैंने चीज़ें की वो कॉमेडी था, मेरे लिए वो सेफ जोन था कॉमेडी करना, हम कभी भी बैठे बैठे कर लेंगे। लेकिन वो एक रोना, अच्छा रोना भी है,
फ्रस्ट्रेट होना है, पागल होना है, चिल्लाना है। हमको तो लाज लगता था वो करने में कि हम कैसे करें, क्योंकि सबके सामने हम हंसते हुए नज़र आते हैं। अब वहाँ जाके रोना है, गंभीर होना है, नहीं होता था। हम एक्टिंग करने की कोशिश करते थे उसमें। आप वो दायरा तोड़ दिए मेरा। उसके बाद हम खुल गए, हमको रोना है रोएंगे, हंसना है हंसेंगे, परेशान होना है परेशान होंगे। तो मेरे लाइफ का वो पहला ऐसा ड्रामा था। हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे कि आपने लड़ा भी उस चीज़ के लिए। आप हो सकता है संबंध बहुत से बिगाड़ लिए होंगे अपने जूनियर से, या फिर लोग आपसे नाराज़ हो गए उसके बाद कि हमको उज्जवल भैया नहीं कास्ट किए। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि मुझे कहा उन्होंने कि अगर हम होते इस क्या कहते हैं ये काशी के कैरेक्टर में, तो हम उस चीज़ों को देखते हैं, हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि एक्टिंग अच्छा हो रहा, ज़रूरी है कि वो ड्रामा अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपका कहना था कि नहीं, मुझे एक्टर को खोलना है। तो मेरे लिए पर्सनल फायदेमंद रहा। नाटक अच्छा रहा या बुरा रहा या जो भी हुआ, वो उस वक्त जो 100-150-200 लोग आए थे उन्होंने देखा। इस घटना को 2 साल हो गया, उनको दिमाग में होगा भी नहीं। मेरे लिस्ट में जब खतरा है नाटक ऐड भी हो गया, चला गया, बस खत्म। लेकिन शील को आज भी वो चीज़ याद है, मैं मर जाऊंगा तो भी याद रहेगा, ज़िंदगी का 50वां नाटक कर रहा होगा तब भी याद रहेगा कि पहला कोई ऐसा नाटक जिससे शील एज एन एक्टर, शील के दायरे टूटे, शील एज एन एक्टर, उसके लिए वो नाटक टर्निंग पॉइंट है। कल को शील का इंटरव्यू देगा तो जब खतरा का जिक्र करेगा तो कहीं ना कहीं मैं रहूँगा उसमें। मैं अभी कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कहीं ना कहीं रहूँगा। तो ये बड़ी बात है ना। नाटक तो आज होते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म होते हैं, पर कोई नाटक अगर किसी एक्टर के लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, किसी आर्टिस्ट के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो एक निर्देशक को बनाना चाहिए। मैं बेसिकली मैं निर्देशक की तरह मुझे एक्टर्स बनाना, एक्टर्स को वो करना बहुत पसंद है। तो वो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैंने वर्कशॉप लिया था, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे स्टूडेंट, वहाँ पे तुमने मेरे वर्कशॉप का एज ए मेरे स्टूडेंट आए थे, स्टूडेंट हो तुम मेरे, तो स्टूडेंट का बेहतर करवाना तो मेरा काम है ना। नाटक, एक नाटक अच्छा नहीं होगा, फॉर हमारा नाटक खराब होता, बहुत खराब हो जाता, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता, नाटक शायद अच्छा हो जाएगा। एक नाटक खराब होने से कोई मुझे जान से तो नहीं मार देगा, ना ही कोई ये कर छीन लेगा कि हटाओ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तुम एक्टर नहीं डायरेक्टर नहीं, उसका नाम हटाओ, लिख लो मैं गरीब हूँ, ऐसा तो नहीं कर देगा ना कोई बात नहीं। लेकिन वो एक नाटक में अगर मैं अपने मौका दूँ, मैंने मुंबई महेंद्र किया था तो मैंने शेखर को लेकर इसलिए सोलो, पहला मेरा दोस्त था शेखर जयपुर का, उसको पहला सोलो मैंने तैयार करवाया था, वो सोलो करके यहाँ पे शो करने आया था मैं। तो मेरे शॉर्ट फिल्म में एक कॉमन अगर ढूंढ सको तो शायद लिंक चीज़ ढूंढो, तो मेरे हर शॉर्ट फिल्म में मैंने नए चेहरों को एज ए लीड उतारने की कोशिश की हमेशा। तो मेरा पहला मैं स्तुति थी, नन एक्ट्रेस। सेकंड जब मैंने चीयर्स वगैरह बनाया था तो रजनीश जी थे, अभिषेक थे, वो लोग दोनों में से दोनों नन एक्टर, अलग अलग फील्ड में। क्या दिक्कत है, फिल्म फ्लॉप होगी, खटेगी, हमको उससे दिक्कत ही नहीं है। एक एक्टर बनेगा, परफेक्ट नहीं होगा एक एक्टर। मैंने हमेशा अभी प्रिपेयर हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने जो तुमको जेब कतरा में सिखाया या बताया, जो रास्ते पे लेकर गया ना, वो भले जेब कतरा में काम नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद जब भी कोई नाटक किए होगे या करोगे आगे, तो वो टेक्निक तुमको आगे काम देगा, वो क्योंकि उतना तुम समझ चुके हो इस चीज़ को। अभी शील स्टिक की कुछ दिन बाद एक शॉर्ट फिल्म रिलीज होगी, हाँ उसमें अप्लाई की गई है वो चीज़। बिल्कुल अप्लाई हो चुकी है वो चीज़। बिल्कुल। तो ये बातें हैं ना, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। जब शो वक्त तक नहीं खुलता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगला करोगे, अच्छा अब समझ में आया किस प्रोसेस की भैया बात कर रहे थे, तब 40% ही हो गया था। 40% तो तुम्हारे पास आ गया, अब तुमको 60% ही ऐड करना है ना, तो मैंने 40% तो दे दिया ना। ये बात है, क्या दिक्कत था, मैं काशी किसी को बनाता, तुमको उसका दोस्त बनाया था, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एक नाटक अच्छा बुरा होना मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है एज ए निर्देशक। एज ए एक्टर तो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, मेरा परफॉर्मेंस और नाटक का परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसे कि ट्रेनर होने के नाते कि वो एक्टर निकले, तो फिर कुछ ऐसा निकले कि उसके लाइफ का एक ब्लॉक टूटे। विमला उसका पहला नाटक था इस तरीके का रोल का, किया उस बच्ची ने, बहुत अच्छा किया मेघा ने, बहुत कमाल का करके वो परफॉर्मेंस करके निकली। सब ने अपने अपने जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसका भी पहला ड्रामा था। हाँ, और उस लीड थी, काशी से भी ज़्यादा लीड विमला है उसमें। बिल्कुल, विमला तो स्टेज से जाती ही नहीं है, रहती ही रहती है, पूरी कहानी तो उस पर आधारित है। तो सबको यही चीज़ है, तो करते हैं, करने से सब होगा। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मोटिवेशन का किक मिला हो? अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग टाइम पे रहा। जैसे मैं दरभंगा में ग्रेजुएशन किया, मैंने 12th किया, मैं कई बार इंटर यूनिवर्सिटी वाले यूथ फेस्टिवल में बड़ा हिस्सा रहा, पार्टिसिपेट किया, अच्छा था। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं मुझे जोनल नेशनल जा ही नहीं पाया कभी नहीं, जबकि मेरे से मुझे पता है, और अब खुल के कहता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है मुझे कहने में, कि जिन्होंने दूसरों को भेजा वो भी जानते हैं कि मेरे से कम टैलेंटेड एक्टर्स भी गए हैं जोनल नेशनल खेलने, लेकिन यहाँ से एल से मैं कभी नहीं जा पाया। तो मुझे लगा शायद मैं कभी, मेरी किस्मत में नहीं है, जैसे मनोज वाजपेयी साहब की किस्मत में नहीं था NSD, मेरी किस्मत में ये नहीं है। लेकिन फिर CUJ गया और वही देखो,
अगला जोनल ही में दरभंगा खेलने आया, जोनल में मैं जीता हूँ, नेशनल गया, मैं नेशनल जीता हूँ, जोनल जीता हूँ। इसका एक किस्सा है कि भैया जो है CUJ के तरफ से थे और हम LNMU की तरफ से, हम दोनों नेशनल में टकराए। नेशनल में पहली बार इनसे मिले, मुझे दरभंगा से फ़ोन आया था कि वहाँ जाओ, एक उज्ज्वल राज भैया मिलेंगे, उनसे संपर्क में रहना। हमारी पहली मीटिंग थी। इससे पहले मैंने आपको शायद यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था। हाँ, आपने अभी जो कहा कि आपको यहाँ से खेलने नहीं दिया गया LNMU से, आप कुछ वजह तो रही होंगी ना इसकी यार। जो कभी किसी और कॉलेज के बच्चों को लेकर जाना था, कभी कुछ पुराने लोग थे उनको लेकर जाना था, तो तरह तरह की चीज़ें हुई, जो भी वजह रही। मुझे इतना पता है कि जब यूनिवर्सिटी की एक टीम बन रही है तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के अगर 12 एक्टर्स को लेकर जाया जाता है तो उस 12 एक्टर्स में एक एक्टर उज्ज्वल राज हो सकता है, इतना दम रखता था। आपका कोई आपसी विवाद की नहीं से? अरे कुछ नहीं, वो सब होता रहता है, वो उस वक्त का माहौल होता है, सब तरह की चीज़। ना इसका कोई दुख गुरेज है, इंसान अच्छा बुरा सब करता है। हम खुद ही गलती बहुत सारा किए होंगे लाइफ में, किए ही होंगे। कभी किसी का दिल तुम्हारा दिल दुखाए होंगे, कभी किसी का दिल दुखाए होंगे, कभी किसी का दिल दुखाए होंगे। साइकोलॉजी चलते रहता है। अच्छा भी किए होंगे, कहीं मुझे बहुत दुख हुआ होगा, तो जब दुख होता है उनसे फिर मैं परफॉर्म करके निकालना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि परफॉर्म करके उसको करके फिर वापस खुद को साबित करूँ। तो ये चीज़ें हैं। हम खुद कभी, जब तुम लोग जो आज देखते हो बात करते हो ना, जो आई एम स्टार यार, आई एम ये वो, आई एम दिस दैट, हम कब बात करते हैं? तुम्हारे अंदर भी, बहुतों के अंदर है कि वो चीज़ें कि हाँ मतलब इतने लोग पसंद करते हैं, हाय दोस्त, हाय गाइस। तो अभी तुम्हारे पास टेक्निकल दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, तब इतने लोगों तक पहुँच के तुमको लगता है। हमारे टाइम सोशल मीडिया भी नहीं थी, जब हम लोग नए नए यंग थे, हम प्रशांत, उतना सोशल मीडिया नहीं था, तब क्रेज था। तब हम लोग इतना घमंड में रहते थे कि वो मेरे पुराने पोस्ट में देखोगे तो लिखेगा सुपरस्टार लिखा हुआ मिलेगा, आई एम सुपरस्टार, यू आर मेगा स्टार या रॉक स्टार, ये उस समय हम भी लिखा करते थे। तो ये तो घमंड में था। मैं कंटिन्यू 2 साल तक ऐसा हुआ कि हर एक प्रोग्राम एंकरिंग किया करता था मैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लगभग सारे के सारे प्रोग्राम एंकरिंग किया करता था। घमंड में छूट था, हमसे बढ़िया एक्टर एंकर कोई है ही नहीं। सागर भैया ने जस्ट छोड़ा था, हमसे बढ़िया एंकर कोई है ही नहीं। हो गया, भगवान ने घमंड उठा के पटक दिया हमको, 2 साल तक कोई काम ही नहीं मिला उसका। तो घमंड किसी का नहीं टिकता है, और घमंड में सब आते हैं लाइफ में। मैंने भी गलतियाँ की, मैं भी एक जमाने अपने टैलेंट में बहुत घमंड हो गया था, ये हो गया वो, कुछ नहीं था मैं, कुछ नहीं हूँ मैं, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, करता रहूँगा। अगर उज्ज्वल राज एक्टर नहीं होता तो क्या होता? वैसे क्लियर है, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मुझे साइकोलॉजिकल चीज़ें, जासूसी चीज़ें, ये सब बहुत बचपन से पसंद, बहुत पसंद थी मुझे। थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस फिल्में बहुत पसंद है। तो मैं अगर वो सब नहीं, एक्टर नहीं होता, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी और बड़ी इच्छा थी कि मैं CID रॉ इन सब में ज्वाइन करता, मैं कहीं जासूस होता, ये श्योर था। अगर मैं वो नहीं होता तो वही होता, तय वाली बात है। तो बट किस्मत में था, वो शायद क्लास 1 में ही UKG 1 में ही थिएटर की कीड़े ने काट लिया था। तो क्लास 1 में स्कूल में पहला नाटक किया था और तब से नाटक कर ही रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, और फिर लग गया कि एक्टर ही बन। 7th 8th में डिसाइड कर लिया था कि अब एक्टर ही बनना है और अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक्टिंग ही करनी है, ये क्लियर है। और ख़ास बात ये भी है कि मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 11th 12th थोड़ा पापा मना करते थे, क्योंकि वो पापा का सपना था, वो चाह रहे थे कि इंजीनियर बने, और पापा अपनी जगह सही भी थे, माता पिता। लेकिन फिर हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है। मैंने MA भी किया इसी फील्ड में, आज भी काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे फील्ड को लेके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। मुझे कोई बागी या मुझे कोई प्रेशर बांध नहीं मिला। यही मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन दोनों का कि उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। तो ये सपोर्ट हमेशा से रहा। आपने अपने लाइफ में ड्रामाज लिखे? लिखे कई सारे मतलब कविताएं लिखी, शायरी लिखी, शायरियाँ लिखी, गज़लें लिखी। मैं एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो तो भाई सब कुछ कह देते हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल, कि मैं बाकी तमाम बातें दुनिया से बहुत कर सकता हूँ, बहुत बातू नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे एक्चुअली फील करता हूँ ना, अंदर में महसूस करता हूँ, वो मैं शायद डायरेक्ट नहीं बोल पाता हूँ। वो शायद बोलना मेरे लिए पता नहीं दिक्कत हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं लिख लिया करता हूँ। इसलिए लिखना शौक भी है और एक हथियार भी है, इसमें लिख लिया करता हूँ। तो इसलिए मैं लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। हमको पसंदीदा सुनाइए, हमको पता यही निकालना था कि लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, सुनाइए। अच्छा, शायरी कविता क्या ऐसा? अच्छा ठीक है, 1-2 कुछ शायरियाँ ही सुनाता हूँ। लंबे समय तक याद नहीं रहता है मुझे मेरी लिखी हुई, बट कोशिश करता हूँ कि जैसे बहुत
बहुत बुरी मौत मरते हैं वो, बहुत बुरी मौत मरते हैं वो जो मर जाते हैं कसम के टूट जाने से। एक शेर ये था कि मुझे सबसे पसंदीदा शेर है कि क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे, क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे, मैं एक तमाशा हूँ जो एक रोज़ ख़त्म हो जाएगा। वाह। एक और छोटा सा एक ऐसे ही शेर है कि एक गज़ल है, गज़ल की कुछ पंक्तियाँ जो याद है सुनाता हूँ कि वो कुछ यूँ आया था इस ज़माने में, वो कुछ यूँ आया था इस ज़माने में जैसे कोई काफिर आता है बुत खाने में, वो कुछ यूँ आया था इस ज़माने में जैसे कोई काफिर आता है बुत खाने में, और कुछ भी नहीं होता इस शहर में इत्तेफाक से, कुछ भी नहीं होता इस शहर में इत्तेफाक से, ये साजिश है कायनात की हमें तुमसे मिलाने में। और कहते हैं कि जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम्हारा क्या जाता है मुस्कुराने में। जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम्हारा क्या जाता है मुस्कुराने में। और दुनिया अजीब है, दुनिया अजीब है। दुनिया अजीब है, चांद को चांद चांद कहती है, दुनिया अजीब है, चांद को चांद चांद कहती है, वो तो तुम हो उम्र गुजर गई उन्हें ये समझाने में। तो एक कुछ गजले की पंक्तियां हैं, बस ऐसा ही कुछ कुछ लिख लिया करता हूँ शौक से। हे हाँ, भूख लग गया, चिप्स विप्स खत्म हो गया है, कुछ और है खाने वाने को खिलाओ यार, गांव आए हैं, मजा आए, थोड़ा सा माहौल बने। देखिए गांव है तो हम लोग यहाँ पर कोई मटर क्या कहते हैं, ये मटर कहते हैं, ये पनीर चिल्ली या फिर ब्रेड ये सब तो खाएंगे नहीं। हमको वैसे भी खाने पीने का बहुत शौकीन आदमी नहीं है, खाना जो भी मिले भरपेट मिले मन खुश हो, दैट्स इट। मटर पनीर का सब्जी छोला रोटी खाइएगा, खिलाओगे तो काहे नहीं खाएंगे। चलिए। चल मौसम लेकिन है। एक बात बताएं, हाँ कौन जब भी कभी आपको टाइम मिले आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा। क्या? वो ये कि शिलस्टिक की वीडियोस देखिए। ये ना होगा हमसे, ये ना होगा हमसे। नहीं जी, मजाक नहीं, सिलेसिक्स के वीडियोस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनोवेटिव है, और साथ में काम किया जाएगा, मजा आएगा। चल चल चल। ये नज़ारा देखिए आप, बढ़िया, एकदम सुकून शांति। बहुत बहुत। हाँ बढ़िया बना। अच्छा है खाना? बहुत बढ़िया। आप याद है शील स्टिक के वीडियोस में स्लैपस्टिक कॉमेडी जो हम बनाते हैं दूसरे चैनल पे, मेंशन भी कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मेंशन कर दूंगा। अब शील स्टिक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी अब आपके सामने शील बैठा हुआ है, शील स्टिक वो हमारा दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा कहानी है उसका। आपने हाउ टू डू योगा किया था, आपने दुर्गा पूजा स्केच किया था, जिसमें दुर्गा पूजा वाले में आपके कांटी यहाँ पे कील लग गया था हाथ में शूट के दौरान। वो आपका डेडिकेशन था कि आपने उस चीज़ को ये नहीं कहा कि अरे यार दर्द कर रहा हाथ मेरा, बाद में करते, रेस्ट लेके करते, आपने तुरंत हैंडी प्लास्ट लगाया और चलो वो। और हाउ टू डू योगा आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। स्लैपस्टिक कॉमेडी का या स्लैपस्टिक वीडियोस का पहला कदम था हाउ टू डू योगा में। और इस चीज़ को आप मतलब एक बात ख़त्म करते हैं। जब कहानी लेकर आपके पास आए, आपने सुना उस चीज़ को, आपको पसंद आया स्टोरी, आपने कुछ चेंजेस भी करा उसके अंदर, अब बताइए कैसा लगा एक्सपीरियंस? अब मैं बस खाता हूँ, आप जवाब दीजिए। अच्छा था, मतलब बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। मुझे खुद भी नहीं कभी कोई महसूस होता है कि मैं अच्छा कॉमेडी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर कॉमेडी या बहुत ज़्यादा वो पंचेस या बहुत थोड़ा अलग का मेरे अंदर शायद नहीं है। मुझे तो फील होते रहता है कि सीरियस चीज़ें मुझे कंफर्ट लगती है। उस वक्त ये आया, सबसे पहले लगा कि नया फॉर्म है, नया ट्रेंड है, नया स्टाइल है, एक नया तरीका है, उस नया जॉनर को तैयार, हर एक्टर को हर एक चीज़ ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्यों नहीं ये भी ट्राई किया? तो मैंने किया इसको भी ट्राई। लोगों को अच्छा लगा या नहीं वो तो लोग बताएंगे। तुम्हें, मेरा हमेशा ये रहता है ना कि जब मैं, याद होगा मैं शूटिंग बार तुमसे पूछ रहा था कि तुम एज एन डायरेक्टर तुम बताओ हमको, तुमको एज एन डायरेक्टर अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरा मानना है जो डायरेक्टर है उसको मेरा काम उसके थॉट के हिसाब से लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो वो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर मैं उसमें कोशिश करूँगा। शुरू में हो भी नहीं रहा था, नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, फिर मैं गया, मैंने फिर कुछ चीज़ें सोची, फिर मैंने कुछ फिजिकल थिएटर के फॉर्म सोचे, कुछ अपने अंदर की चीज़ें सोची कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। फिर जब मैं करने के लिए आया तो फिर तुमने भी कहा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो गई और उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया। मैंने एक वेब सीरीज़ की है
जो रिलीज़ होने वाली है वो TVF प्रोडक्शन की है, आम आदमी फैमिली, जो G5 पे आएगी। उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो कॉमेडियन नहीं, वो थोड़ा लाउड कैरेक्टर है। तो उससे पहले जस्ट मैं हाउ टू डू योगा करके गया था, तो वो कॉमेडी वाला पार्ट, वो पार्ट जो उसने मुझे मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शील स्टिक की वीडियो ने आपको आपके वेब सीरीज के एक्ट करने में हेल्प किया? सील स्टिक के वीडियो ने कि उस फॉर्म ने उसमें भी मैंने ही काम किया, उसमें सील ने मुझे कुछ नहीं बताया, किया मैं नहीं तैयार, लेकिन वो तुरंत मैंने किया था। तो शील स्टिक के उस वीडियो के फॉर्म ने, उस स्टाइल ने, वो जो स्टाइल है स्लैपस्टिक का स्टाइल है, सील स्टिक का नहीं, स्लैपस्टिक का स्टाइल आपको फायदा किया? स्लैपस्टिक के स्टाइल ने मुझे फायदा किया परफॉर्म करने में। ये इस चीज को मैं रिपीट पे दिखाऊंगा। बिल्कुल स्लैपस्टिक के उस फॉर्म ने मुझे, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा, वो मुझे उसने मुझे फायदा किया। एक्टर का यही तो है कि वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग काम करता है, अलग अलग स्टाइल, अलग लोगों से मिलता है, वो सारे तजुर्बे रखता है, वो तजुर्बे कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो मैंने उस तजुर्बा को वहाँ इस्तेमाल किया, वो मुझे काम आया उस शूट में, जो जल्दी रिलीज भी होने वाली है G5 पे। तो देखने को जल्दी वेब सीरीज। हाँ, एक बार मतलब प्रशांत भाई कह रहे थे हमको, क्योंकि चूँकि वो आपके बहुत करीबी हैं और मेरे घर के नज़दीक का है। वो आपके करीबी, वो मेरे दिल के करीबी है। वो कह रहे थे कि एक बार कोई किस्सा था आपका दिल्ली जाने का उनके साथ, कोई थिएटर का जुनून था उस वक्त आपके अंदर, और रातों रात कुछ ऐसा हुआ तो उसका अलग ही किस्सा है। वो किस्सा है तो ऐसा नहीं, प्रशांत और हम 2016 का बात है, 15 का, अचानक से एक रात कुछ घटना घटी थी डिवीजन पे, कुछ भी घटी थी, वो XYZ, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। ऐसा रात और प्लान बन गया कि अब थिएटर करने बाहर जाना ही जाना है। हम प्रशांत अविनाश अचानक किए, प्रशांत के पापा अंकल वो ट्रेन में थे, तो टिकट भी हमारा हो गया। रातों रात पूरा सामान भर के, ये भर के, बर्तन लेना है, ये लेना है, चल के जाएंगे, रूम लेंगे, करते हुए हम लोग पहुँच गए दिल्ली। तो पहुँच गए, वहाँ कोई काम ही नहीं, कोई दे ही नहीं काम। जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 10-15 दिन कोई काम ही नहीं मिल रहा था। उसमें फिर फ़ोन चोरी हुआ, फिर ये सब जो किस्से मैंने सुना है, तो वो जुनून ही था उस टाइम में कि अचानक से निकल के चले गए बाहर थिएटर करने के लिए। कभी बाहर थिएटर नहीं किया था, निकल के चले गए, और वो आज भी काम दे रहा है। वो लिंक सर्कल जो हमने उस वक्त बनाया था, वो आज भी काम दे रहा है, और वो आगे भी काम देता है। तो मेरा ये सजेशन है तुमको भी, अब सबको भी, कि कभी भी एक ही सर्कल में थिएटर मत करो, या कोई भी एक काम, अलग अलग जगह जाना चाहिए। तुमको भी मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भी सर्कल बहुत बंद गया है, तुम उतने ही लोगों में खुश रहते हो, उतने ही लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ की तो अच्छा, उतने बुराई की तो वो तारीफ़ बुराई उतने ही लोगों में क्यों। और जब तुमको लगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस सर्कल में, तुरंत वो सर्कल छोड़ दो और मैं सीनियर सर्कल में जाओ जो तुमसे बेहतर है, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा अभी भी मेरे अंदर इतनी कमी है और बेहतर करना चाहिए मुझे। तो सर्कल हमेशा ड्रॉप करके और ज़्यादा की तलाश में जानी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा सीख सकें। बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया। हाँ, एक सवाल जो है, हाँ, करते करते हम लोग कई सवाल पूछ लिए। तुम्हारा सवाल ख़त्म नहीं होने वाला है, तुम पूछो। मेंटल हेल्थ में आपने काफ़ी लोगों को हेल्प किया हुआ है। हाँ, इवन उसमें 2-3 एग्जांपल हैं मेरे पास, मैं नाम नहीं किसी का नाम नहीं हाँ, लूँगा। मेंटल हेल्थ बहुत पर्सनल चीज़ होती है। आपने हेल्प किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को कैसे करते हैं आप? मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटल हेल्थ, एक आर्टिस्ट के साथ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में कभी कभी कन्फ्लिक्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के साथ मतलब वो बड़ा ही अजीब ढंग से उसके लाइफ में चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, तो जिसके कारण वो समझ नहीं पाता। कभी कोई कैरेक्टर इतना हावी हो जाता है, बहुत ही इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस फील्ड से नहीं, बाहर के फील्ड से भी, जिनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। और मैं समझता हूँ, मैं इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका हूँ। आता है, वो होता है, वो कुछ नहीं होता है। एक सुबह अचानक लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वजह कुछ भी नहीं होगी, और एक टाइम आएगा कि उसके बाद फिर छोटे ट्रिगर करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको सुनूँ। वो आपसे, मेंटल हेल्थ के पेशेंट आपसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा या ऐसा होता है, वो ये नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है सब ठीक हो जाएगा। उनको भी पता है कि ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। वो आपको बस वो चाहते हैं कि आप सुने, बस उनको सुने, उनको सपोर्ट करें उनके बातों को, उनके तर्क को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं बातें करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनको जानने की, सुनने की, और उनको निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आर्टिस्ट के जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो वो शायद इंसान अपने काम को भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इमोशनल काम है, आर्ट इमोशनल काम होता है, और इमोशनल काम में मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं लकी हूँ
कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने पसंद का काम कर पा रहा हूँ जिसमें मैं हज़ारों इमोशंस, सोचो ना यार, किसी और कैरेक्टर को करना मतलब किसी और कैरेक्टर को अपने अंदर ग्रहण करना, यानी आपके इस शरीर में कोई और आत्मा के आना, ये वशीकरण, काला जादू जैसा है ये चीज़। ये कितना जादुई है, मेरे ख्याल से इससे ऊपर है वो। इससे कितना जादुई चीज़ है। तो इसमें आपका माथा और ये सब परेशान होगा ही, उसको कैसे आप डील करते हैं और कैसे लोगों को भी हेल्प करते हैं डील करने में, वो ज़रूरी है, माहौल भी ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मैं ये खुलेआम कहता हूँ तुम्हें और किसी को भी जिन्हें भी कभी भी लगे कि वो कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहें या मेरे साथ बात करके उनको अच्छा लगेगा, नोन अननोन नहीं पता, मैं 24 घंटे आप मुझे कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हूँ उसके लिए, आई प्रॉमिस मैं हूँ उसके लिए। और वो सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच, वो कभी शेयर भी नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद गुजरा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी को भी ज़रूरत हो कभी भी, सीनियर जूनियर कोई भी जो भी मुझसे कुछ भी बस बात करना चाहे, बस बात करना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे, मैं हूँ हेल्प करने के लिए उसको। चलिए, तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे मिस्टर उज्ज्वल राज अमन, जिनको हम इस नाम से संबोधित नहीं करेंगे क्योंकि अभी शील है, तो उज्ज्वल भैया। नहीं, प्यार है, नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। पॉडकास्ट कर रहे हो, लोग देख रहे हो, लोग जान रहे हो, यही मेहनत कर, अच्छे से करता रहे जो तू करता है। इसकी वीडियोस बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और जुनून चाहिए इसको, जो पहले था। अभी अचानक से मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से शायद कॉलेज, स्कूल, ये वो हज़ार चीज़ों में लगा हुआ है, तो ध्यान कम हो गया है। पर मैं दुआ करूँगा कि जल्दी से इसका ये जो चक्कर है वो सब थोड़ा नॉर्मल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ताकि ये वापस उसी फोर्स के साथ काम करे। अच्छा है, करिए। शेरिस्टिक्स को फॉलो कीजिए, कॉमेडियन सील को फॉलो कीजिए, देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और एक सेकंड, हम बीच में आपको टोकरे माफ़ी चाहेंगे। उज्ज्वल भैया ने मेंटल हेल्थ के बारे में कहा, तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए, और हमारा जो डीओपी है अभिनंदन, इनसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। और इतना ही नहीं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो या इनसे बात करने का आपका मन हो, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टा आईडी मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनसे विजिट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और इन्होंने वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि ये आप बिल्कुल बातें करेंगे, बिल्कुल हेल्प करूँगा, उसके लिए मैं हमेशा। से रिलेटेड भी आप कुछ भी पूछ, हाँ, सब कुछ, एक्टिंग से रिलेटेड भी 24 घंटे जो मुझे आता है मैं आपसे शेयर करूँगा, सीखूंगा, कोशिश करूँगा समझने की भी। और अभिनंदन से आप कैमरा से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल, हमेशा बताएगा। बिल्कुल। मिलते हैं अगले थैंक यू, पॉडकास्ट में। चलता हूँ और अच्छा लगा, और निकलता हूँ दरभंगा, क्योंकि फिर वापस मुंबई भी निकलना है 4-5 दिन के अंदर ही, तो अब टाइम कम है मेरे पास, तो निकलता हूँ। भूल ही गए, इनको मुंबई वापस जाना। धन्यवाद समय देने के लिए। नहीं, थैंक यू, जल्द मिलते हैं। थैंक यू भाई। तो उज्ज्वल भैया जो है अब रवाना हो गए यहाँ से, बचे हम और आप। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो कॉमेडियन शील यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पर ना मतलब मेंशन कर देंगे टाइटल में शील स्टिक के यूट्यूब चैनल को, तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा। और पॉडकास्ट में अगले मेहमान कौन होंगे वो जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। लेकिन हाँ, इतना बता देते हैं कि रंगमंच से ही रिलेटेड लोग होंगे, फिल्म मेकर्स ही होंगे, एक्टर्स ही होंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कॉमेडियन शील जो आपके दिलों में जगाए हंसी के फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।